जय जोहार। मैं हूं तपेश जैन और हम लोग छत्तीसगढ़ की ऐसी शख्सियत के साथ में हैं। अशोक मालू जी आप देख रहे हैं, अमिताभ बच्चन के डुप्लीकेट के रूप में भी आप जाने जाते हैं। उनके बड़े प्रेमी हैं अमिताभ बच्चन के। और कैसे ये स्वरूप आया अमिताभ बच्चन का उनके पास में, दवा व्यवसाय से जुड़े हुए हैं। पहले महासमुंद के रहते थे लेकिन 27 साल से यहाँ पर हैं। सामाजिक संगठन हो चाहे व्यापारिक संगठन हो, सब में आप सक्रिय रहते हैं और अपनी सरलता और सादगी के साथ में एक पहचान बनी है। बहुत सारे लोग ऑटोग्राफ लेते हैं। कैसा लगता है कि अशोक भैया की बहुत सारे लोग अमिताभ बच्चन का और वो करते हैं तो ऑटोग्राफ लेते हैं, तो कैसा लगता है? सर देखिए, प्रशंसा आदमी को स्वाभाविक रूप से खींचता है और ये मानवीय गुण है। तो मैं अपने आप को भाग्यशाली इसलिए मानता हूँ कि मैं काफ़ी सिमिलर टू बिग बी लोग के तरह मुझे लोग अप्रिशिएट करते हैं। मैं अपनी खासियत तो मेरी कुछ है नहीं, लेकिन उनका जो स्वरूप है उनके कारण मुझे अगर कहीं प्रशंसा या मान सम्मान या व्यवहार में अटैचमेंट आता है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो बहुत सारे लोग आते हैं, बहुत सारे उनके फैन हैं जो उनसे नहीं मिल पाते हैं तो आपसे मिलकर संतुष्ट हो पाते हैं। सर इतना मैं बता सकता हूँ कि 5 साल के बच्चे से लेके 80 साल के बुजुर्ग तक के इतना अप्रिशिएट करते हैं। तो मुझे ये लगता है कि अगर मुझे इस तरह से अप्रिशिएट कर रहे हैं तो उनके चाहने वाले, उनके प्रशंसक, उनके आत्मीयता रखने वाले पूरे विश्व में, हिंदुस्तान की बात नहीं करता, कितने होंगे मैं उसका अंदाज नहीं लगा सकता। सिर्फ यही जान के कि अगर लोग मुझसे प्रेम करते हैं उनकी छवि के कारण, तो वो साक्षात रूप में किस तरह से वो लोगों के व्यवहार से और अभिभूत होते होंगे और कितना अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते होंगे, मैं कल्पना नहीं कर सकता हूँ इस बात। क्या कुछ डायलॉग वगैरह भी लोग बोलते हैं कि आप बोलो अमिताभ बच्चन साहब का, या किसी तरह का गाना या कुछ चीज़ भी करते हैं क्या? हाँ, थोड़ी सी कोशिश ऐसा कभी, क्योंकि स्वरूप है तो लोग बोलते हैं तो कहीं मंच में बोलना पड़ता है। लेकिन मैं उनकी द्वारा किसी प्रकार का अभिनय या फिल्मों में काम करना या किसी शॉर्ट फिल्म में काम करने का मुझे ऑफर आता है, लेकिन मैं नहीं करता हूँ क्योंकि मेरा मूल व्यवसाय दवा का है और वो व्यवसाय इफेक्ट हो ऐसा मैं चाहता हूँ। लेकिन कभी कभी मंच में क्या बोलते हो तो फिर आप जब डिमांड जो देखिए, सबसे ज़्यादा उनका लोकप्रिय हुआ कि कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि जिंदगी तेरी जुल्फों की नरम छाँव में गुजर न पाती तो आज आप हो भी सकती थी। ये रंजो गम की स्याही जो दिल पे छाई है तेरी नज़र की सुआहों में खो भी सकती थी, मगर ये हो न सका और अब ये आलम है तू नहीं, तेरा गम तेरी जुस्तजू ही। गुजर रही है जिंदगी इस तरह मेरी जैसे इसे किसी सहारे की आरज़ू नहीं। न कोई राह न मंजिल न रोशनी का सुराग, भटक रही है जिंदगी मेरी, इन्हीं अंधेरों में रह जाऊंगा कभी खोकर। मैं जानता हूँ मेरी हम नफस, मगर कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है। कभी कभी ये फिल्म का बड़ा एक शायरी है, मेरे ख्याल से हरिवंश राय बच्चन की ही शायरी है जो को अमिताभ साहब ने किया। बिल्कुल, ये मतलब उनके अगर साहित्य की बात बोलूं तो वो अपने पिताजी के साहित्य से इतने करीब से जुड़े हुए हैं कि आपको ऐसा लगता है कि वो उनकी आत्मा उनके अंदर बसती है। अपन किसी भी जगह लोग कभी उनके गीतों की फरमाइश करते हैं तो उनको कंठस्थ रूप से सुनाते हैं। ये बहुत बड़ी क्वालिटी है कि अपने पिताजी के लिखे हुए शब्दों को आत्मसात कर लेना अपने ऊपर, ये जीवन की बहुत बड़ी उपलब्धि है और संस्कार की बात है। मधुशाला भी हरिवंश राय बच्चन की कि मंदिर मस्जिद बैर कराते, प्रेम कराती है मधुशाला, मतलब एक कराती है मधुशाला। उन्होंने लिखा था कि एक संदेश देने का कोशिश किया था कि जो कुछ है धर्म से विभाजित हो सकता है लोग, लेकिन मधुशाला को उन्होंने एक प्रतीक माना कि वहाँ पर जाके सारे लोग एक हो पाते हैं। वो भी कुछ याद है कि आप? एक बरस में एक बार जलती होली की ज्वाला, एक बार जलती दीपों की माला,
और कुछ इस तरह से है, उसकी दूसरी लाइन मुझे याद नहीं है, लेकिन ये है कि बड़ा फेमस हुआ पूरे देश क्या विदेश में भी ये जो लाइनें हैं मधुशाला की, हरिवंश राय बच्चन की आइकॉन जो बनी, ये कविता जो शायरी लिखी उन्होंने, कविता लिखी, वो कविता बहुत ही फेमस हुई। वो बिल्कुल, ये मतलब इससे दोहरा के लोग गौरवान्वित महसूस करते हैं। कई कवि, कई साहित्यकार और कई ऐसे जो अनजाने में किसी से मिलते हैं और मधुशाला की बात निकलती तो उनके होंठ आप हिलने लगते हैं कि ये मधुशाला की जो शब्द है वो दिलो दिमाग में बसी हुई है। देश की एकता और बहुत सारी चीज़ें कि धर्म और बहुत सारी चीज़ों पर विवाद ना करके हम लोग एक हो जाए, उस तरीके का संदेश मधुशाला में था। नाम था वैसे एक प्रतीकात्मक था, वो मधुशाला प्रतीक थी। बिल्कुल आपने बिल्कुल सही कहा आपने। ये मधुशाला मैखाने से नहीं थी, ये मधुशाला अंदर के आत्मा की थी और आत्मा से परमात्मा की थी। ये नहीं कि आप मधुशाला जाएं और उस तरीके का काम करें कि मतलब शराब पीने के लिए प्रेरित नहीं करती थी। ये एक मर्म था जिसको समझने की आवश्यकता भी थी। जैसे आप सूफी में जाएंगे जी कि वहाँ ईश्वर को प्रेसी के रूप में देख के आदमी अपनी शायरी को व्यक्त करता था। तो इसका आशय ये नहीं है कि महिला को वो आकर्षित करने के लिए कोई बात कर रहे हैं, वो आत्मा से परमात्मा को उस प्रेमी के रूप में देख के उससे बात करते थे। तो ये होती है सूफी अंदाज की चीज़ें। उसी गहराई से बच्चन साहब लिखते थे और बच्चन साहब उसको उसी गहराई से मानते भी थे। बहुत अच्छी बात है। क्या लगता है, इतने सारे सामाजिक संगठनों से भी जुड़े हुए हो, क्या कुछ मुद्दा आपको लगता है कि आपके मन में आता हो कि जाते हैं सोशल में, किस तरीके का कोई मैसेज देने के लिए, कोई संदेश देने के लिए कि आपकी बात सुने और उस बात पर अमल भी करें लोग? सर देखिए, व्यापार सदियों से चला आ रहा है, सरकार और कानून सदियों से चली आ रही है, और ये मतभेद जो है इससे कोई दूर नहीं कर सकता, इसका पालन करना ही पड़ता है। आप जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे लगा लें, वो आपका संतोष है, लेकिन आपको अगर जैसे छोटी सी बात बोले वेट पे, व्यापारी मांग करता है, सरकार सुनती है, सुधार करती है, लेकिन आपको वेट देना पड़ेगा, ये जरूरी है और ये आपको पालन करना ही पड़ेगा। लेकिन मैं दूसरी बात भी बोलना चाहता हूँ, एक बहुत लगेगा, बुरा भी लगेगा, कि वेट उपभोक्ता देता है, वेट व्यापारी अपने घर से नहीं देता है। तो ये क्या है, एक प्रकार का एक प्रचलन हो गया है कि हम अपने ग्राहकों के हित की बात कर रहे हैं, ये मुद्दा उठा रहे हैं, सरकार इसको सुन ले और व्यवस्थित कर दे, ये एक मांग करते हैं। लेकिन उपभोक्ता ही उसके दर्द को समझ सकता है कि कितना टैक्स का भार मेरे ऊपर पड़ रहा है। एक बार बहुत सारी चीज़ें कही जाती हैं कि 8 करोड़ व्यवसायी हमारे पूरे देश भर में, कैट का एक आंकलन है, तो वो 8 करोड़ लोग उपभोक्ता भी है कहीं ना कहीं। आप दवाई का काम करते हैं, लेकिन सारी चीज़ों में आप उपभोक्ता भी हैं, नागरिक भी है, आप भी उसका कोपेट करते हैं वेट को। हाँ। ऐसा नहीं है कि वेट सिर्फ एक ही व्यवसाय के मामले में सबका सुविधाजनक हो। टैक्स भी कहा भी जाता है वैसे भी कि पानी की माफिक होना चाहिए, जिसका दर्द ना हो, ना देने वाले को, ना लेने वाले को, और ना सरकार को। बिल्कुल प्रगतिशील, अगर विकासशील देश हम अपने आप को मानते, विकसित देश नहीं है हमारा, हम विकासशील देश मानते हैं अपने आप को। अगर विकासशील है तो विकास की प्रक्रिया को अगर हम फॉलो करें या उसके ऐसे नियम बनाए जाएं कि न जनता पे न व्यापारी पे किसी प्रकार का भार पड़े, और ऐसी व्यवस्था व्यापार की बनाने से मैं सोचता हूं कि हिंदुस्तान का व्यापार अभी जितना है उतना तो 2 साल में वापस डबल हो सकता है। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, और तमाम दुनिया में हिंदुस्तान के लोग बहुत मुख्य पद पे हैं। इसका आशय ये है कि हमारे पास टैलेंट बहुत है, हमारे पास गुण बहुत है, हमारे पास संस्कार बहुत है, लेकिन उसका उपयोग हमारी भारत सरकार कोशिश कर भी रही होगी तो मुझे नहीं मालूम है, लेकिन उसका दोहन अगर कर ले विधि सम्मत तरीके से, तो मैं सोचता हूँ वापस सोने की चिड़िया होने में इस देश को कोई समय नहीं लगेगा। कहते हैं कि दवा से जो है, दवा का प्रोडक्शन देश भर में बहुत ज़्यादा होता है, विदेशी मुद्रा भी, हम बहुत सारे देशों को यहाँ से दवा सप्लाई होती है, मिलियंस में डॉलर में हमारे पास में पैसा दवा व्यवसाय से भी आता। क्या कुछ कहेंगे आप? निश्चित ही दवा व्यवसाय बहुत ही डिसिप्लिन व्यवसाय है, और जैसे अमानक या किसी तरह से अपन पेपर में पढ़ते हैं कि नकली नकली नकली, वो
कैसे बनता है, किस तरह से बनता है, इसकी जानकारी तो बिल्कुल मुझे नहीं है, लेकिन वो ये वैसे ही है कि जैसे नकली नोट छापना, बिना लाइसेंस के दवा बनाना, उसी तरह का है। और वैसे दवा के व्यवसाय को हम देखेंगे तो सबसे सम्मानित व्यवसाय है हमारा। सबसे आदर और प्रेम और व्यवहार की एक झलक इस व्यापार में मिलती है, और बहुत विश्वास के साथ में एक रिटेल शॉप में कलेक्टर से लेके कमिश्नर, कमिश्नर से लेके किसान तक के बड़े आत्मीयता से जाता है, भैया मेरे को रात के 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, और दवा लेके आता है, और उसका सम्मान से वो देता है। और इसका मैं कारण आपको बता दूं कि उस व्यापारी का अगर भरोसा है, उसने जिस मोहल्ले में उसकी दुकान है, तो लोग बोलते हैं भैया इसके बदले में दूसरी दे दो ना, कहाँ डॉक्टर के पास जाएंगे। तो ये सम्मान हमारे केमिस्ट ने कमाया है, यह व्यवहार हमारे केमिस्ट ने कमाया है। बहुत अच्छी बात है और सम्मानजनक भी है। और बहुत अच्छी बात भी कि आपने कहा कि नकली की बात तो नहीं, कि बहुत कुछ लोग होते हैं, सारे लोग तो नहीं है। अपने तरफ से क्या कुछ कहना चाहोगे लोगों से आप? मैं तो एक समाज सेवी आदमी हूँ। मैं यही कहूँगा कि हमारा प्रदेश, मैं पूरे हिंदुस्तान की बात नहीं कर सकता, हमारा छत्तीसगढ़ प्रदेश है, जय जोहार, ये एक प्रेम सूचक, प्रेम का प्रतीक बन जाए। यहाँ लोग एक दूसरे में आत्मीयता से मिले, और बिल्कुल मैं बहुत ही गौरवान्वित होऊंगा कि हमारी यहाँ की बच्चियों की सुरक्षा और महिलाओं की सुरक्षा और उनका सम्मान कायम रहे। तो इससे बड़ा, इससे अच्छा और इससे सुंदर प्रदेश कहीं हिंदुस्तान में हो नहीं सकता, पूरे विश्व में नहीं हो सकता। यह हमारा इलाका बहुत ही अपने आप में संपूर्ण है। और मैं एक कल्पना करता हूं सर, मैं आपको बता रहा हूं, आप बात कर रहे हैं व्यापार की और संदेश की, हमारा प्रदेश इतना समृद्ध है कि अगर यहाँ के खनिज का, यहाँ के खनिज पदार्थों का, यहाँ के जंगली प्रोडक्ट का, जैसे जो वन उपज का, हाँ, जी। उसका सही रूप से दोहन हो जाए, तो मैं सोचता हूँ ये पूरा टैक्स फ्री प्रदेश बन सकता है। इस बात का मुझे गर्व है। और अभी बहुत अच्छी बात है कि यूरेनियम का बहुत बड़ा भंडार हमारे को मिला है, और इससे हमारा प्रदेश बहुत समृद्ध होगा। बहुत अच्छी बात है, आपने समय दिया, इसके लिए धन्यवाद। मेरे साथ में नरेंद्र ठाकुर जी भी हैं, उनका भी धन्यवाद। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।